प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 स्मार्ट चार्ट भाग 2। आपको याद होगा कि भाग 1 में हमने पढ़ा था कि स्मार्ट चार्ट किसी भी डेटा या जानकारी को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित और प्रदर्शित करने का बहुत ही सरल माध्यम है। इससे न केवल जानकारी पढ़ने में सुविधा प्राप्त होती है बल्कि हमारा कार्य भी रुचिकर लगता है। भाग 1 में हमने टेलीचिन व चपाती चार्ट के बारे में पढ़ा था। इस भाग में हम कुछ और प्रकार के स्मार्ट चार्ट के बारे में जानेंगे। बार ग्राफ को हिंदी में दंड आलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें दंड यानी बार को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष दर्शाया जाता है। बार ग्राफ यानी दंड आलेख में प्रत्येक बार यानी दंड की चौड़ाई समान होती है। आओ बच्चों, अब हम दिए गए बार ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, बार ग्राफ देखकर बताइए कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। 1 जून को जैसलमेर शहर सबसे गर्म है। बिल्कुल ठीक कहा। जैसलमेर शहर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है और यह शहर सबसे गर्म है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। 1 दिसंबर को शिमला शहर सबसे ठंडा है। इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए बार ग्राफ देखकर पता लगाते हैं कि किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। दिल्ली का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसका मतलब वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया। इसी प्रकार शिमला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहां पर 12 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया। बेंगलोर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया। और जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहां पर 13 डिग्री सेल्सियस का बदलाव आया। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ कि 1 जून और 1 दिसंबर के बीच किस शहर में तापमान में सबसे कम बदलाव आया। बेंगलोर शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो। क्योंकि उनको खाने वाला कोई जानवर नहीं था, खरगोशों की गिनती बढ़ने लगी। नीचे दी गई तालिका में हम देख सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। बच्चों, इस दी गई तालिका में खरगोशों की संख्या एक पैटर्न के हिसाब से दिखाई गई है। आइए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, वर्तमान वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या जानने के लिए हम एक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या को 2 से गुना करके वर्तमान वर्ष की संख्या को 2 से गुना करके उसमें से घटा देंगे। 10 को 2 से गुना करने पर हमें 20 की संख्या प्राप्त होती है। उसमें से 1 का दुगना यानी 2 घटाने पर हमें 18 की संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार पहले वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या 18 रहेगी। पहले वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या 18 थी। इसको 2 से गुना करने पर 36 की संख्या प्राप्त हुई। इस 36 में से 2 गुना 2 यानी 4 घटाने पर हमें 32 की संख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या 32 है। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में, 5वें वर्ष के अंत में, 6ठे वर्ष के अंत में और 7वें वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या का पता लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आओ एक सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी, पिछले साल की संख्या से दुगनी थी, पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज़्यादा थी। बच्चों, अभी अभी पैटर्न की सहायता से हमने देखा कि हर साल के बाद खरगोशों की संख्या दुगनों से कुछ कम थी, क्योंकि पहले हमने खरगोशों की संख्या को 2 से गुना किया और उसमें से कुछ संख्या हमने घटाई। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क होना चाहिए, पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। चलिए एक और प्रश्न करते हैं।
छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या होगी लगभग 400, 600 या 800। छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग 400 हो गई थी। अच्छा बच्चों, तालिका के आधार पर बताइए कि किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। 8 साल छठे के वर्ष के बाद अंत में खरगोशों की संख्या 400 को 2 से गुना 1000 करने को पर हमें पार कर 800 की गई। संख्या प्राप्त हुई। इस 800 में से 7 गुना 2 यानी 14 घटाने पर हमें 786 की संख्या प्राप्त हुई, अर्थात 7वें वर्ष के अंत में खरगोशों की संख्या 786 होगी। परिवार वृक्ष या फैमिली ट्री एक पारंपरिक वृक्ष संरचना में पारिवारिक संबंधों को प्रतिनिधित्व करने वाला चार्ट है। इसे वंशावली चार्ट भी कहते हैं। परिवार वृक्ष एक ऐसा चार्ट है जो एक परिवार में सभी लोगों को कई पीढ़ियों से और उनके एक दूसरे से रिश्ते को दिखाता है। परिवार वृक्ष में सबसे पुरानी पीढ़ियों को वृक्ष के शीर्ष पर और युवा पीढ़ियों को सबसे नीचे प्रस्तुत किया जाता है। परिवार वृक्ष एक पैटर्न की तरह काम करता है। आइए माधव के परिवार वृक्ष को देखते हुए कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल 64 बड़े होंगे। बच्चों, अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे? अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो 8वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिन में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वो तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और साथ बने चार्ट पर बिंदु लगाया। 20 दिन बाद तालिका कुछ ऐसे तैयार हो गई। प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखो और बताओ कि किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। अलग अलग दिनों में पौधों की लंबाई जानने के लिए हम पुराने दिन में पौधे की लंबाई को नए दिन के पौधे की लंबाई में से घटाएंगे। जमीन में बीज डालने से लेकर चौथे दिन तक पौधों की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर होगी। चौथे से 8वें दिन पौधे की लंबाई जानने के लिए हम 5.3 सेंटीमीटर में से 1.4 सेंटीमीटर घटाएंगे और हमें 3.9 सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त होगा। 8वें से 12वें दिन पौधों की लंबाई जानने के लिए हम 9.5 सेंटीमीटर में से 5.3 सेंटीमीटर घटाएंगे और हमें 4.2 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त होगी। 12वें से 16वें दिन पौधे की लंबाई जानने के लिए हम 10.2 सेंटीमीटर में से 9.5 सेंटीमीटर घटाएंगे और हमें 0.7 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त होगी। 16वें से 20वें दिन पौधे की लंबाई जानने के लिए हमें 10.9 सेंटीमीटर में से 10.2 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा और हमें 0.7 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त होगी। 8वें से 12वें दिन में पौधों की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। चलो अब थोड़ा अंदाज़ा लगाकर बताओ कि 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी। बच्चों, 14वें दिन पौधे की लंबाई का अंदाज़ा लगाने के लिए हम पहले 12वें और 16वें दिन पौधे की लंबाई देखेंगे। 12वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है और 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 14वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर से 10.2 सेंटीमीटर के बीच की होगी। अगर हम प्रश्न में दिए गए विकल्पों को देखेंगे तो केवल एक विकल्प ऐसा है जिसमें लंबाई 9.5 सेंटीमीटर से 10.2 सेंटीमीटर के बीच में है। अब बच्चों, आप ये बताओ कि वो लंबाई कौन सी है। 14वें दिन पौधे की लंबाई लगभग 9.9 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सही बताया आपने। 14वें दिन पौधे की लंबाई लगभग 9.9 सेंटीमीटर होगी। प्यारे बच्चों, ये बताओ
अगर हमें सभी विषयों के अंकों को एक स्मार्ट चार्ट के द्वारा दिखाना पड़े तो हम कौन सा चार्ट इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अपने सभी विषयों के अंक दर्शाने के लिए हम बार ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि कौन से साल में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए? बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। अच्छा ये बताओ, दिन भर में किए जाने वाले काम को हम किस चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं? बिल्कुल ठीक। दिन भर के किए जाने वाले काम को हम चपाती चार्ट की सहायता से दर्शा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। बाय बाय।